सॉरी फॉर द ब्रेक। तो स्टार्ट करते हैं अभी मैटर से। तो मैटर है क्या चीज़? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। यानी कि उसमें कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते रहना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैटर। अब कोई भी चीज़ मैटर हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, मेरा पेन टैब है, या फिर जो एयर है हमारे अराउंड, ये भी एक मैटर है। लेकिन कोई भी वो चीज़ जो स्पेस या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रही उसको मैटर नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी ड्रीम्स हैं, क्या ये कोई स्पेस या कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं? नो। तो इनको मैटर डील नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड वॉल्यूम या फिर फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है, उसको मैटर बोलते हैं। अब जो मैटर है, इसका जो अगर हम एंशिएंट इंडियन डेफिनेशन देखें तो हम इसको पंच तत्व के नाम से जानते हैं। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये पंच तत्व हैं जिसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। मैटर वैसे तो अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, मतलब इसके डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। लेकिन अगर हम एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी पे जाएं तो इसको हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। जो भी चीज़ मैटर, जो भी चीज़, कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है, जिसको मैटर बोलते हैं, तो वो पंच तत्व के नाम से जानी जाती है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है, इनको हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ें अगर हम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम आएंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या खासियत होती हैं जो मैटर होता है। हाँ जी, अभी वॉइस आ रही होगी ना? ठीक है, ऑलराइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं? जो हमारा पदार्थ होते हैं उसके क्या गुण होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं हैव सम स्पेस बिटवीन देम, कुछ स्पेस होगी इनके बीच में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अब किस डिग्री से मूव कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि वो मैटर का स्टेट क्या होगा। कितना स्पेस है, कितना कम है, कितना ज्यादा स्पेस है, वो डिटरमाइन करेगा कि उसका स्टेट क्या होगा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि उस मैटर का स्टेट क्या होगा, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सर आपने मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ पढ़ाई है? कहाँ पढ़ाई? यहीं पढ़ाई और कहाँ पढ़ाई है? ठीक है, चलो। तो ये तीन चीजें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि उस मैटर की क्या प्रॉपर्टी होगी। तीन प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीन चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी है, ठीक है, जो डिटरमाइन करेंगी कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा। वो सॉलिड होगा, ठोस होगा, लिक्विड द्रव होगा, या फिर गैस यानी कि आपका गैस होगा, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस यानी ठोस, द्रव्य और जो गैस है, ये सिर्फ तीन स्टेट ऑफ मैटर नहीं होते हैं, टोटल ध्यान रखिएगा। जो पदार्थ होते हैं उसके पांच स्टेट्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी 2 होती हैं जो हम देखेंगे, बट जो हमारी बेसिक फंडामेंटल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम इन 3 पैरामीटर्स पे जज करने वाले हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, उनके बीच में स्पेस कितना है, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो कितने डिग्री ऑफ फोर्स ऑफ उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस, तो इसको मैं एस बोल देता हूँ। इसको मैं या तो यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ मैं कि ये स्पेस हो गया, ये पहला पैरामीटर हो गया हमारा। दूसरा पैरामीटर था पार्टिकल्स आर ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो मूविंग का मतलब मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स आप पढ़ चुके हैं, जब मैंने पिछली बार केमिस्ट्री पढ़ाया था तो उस टाइम तक फिजिक्स नहीं पढ़े थे, अभी फिजिक्स पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो कोई भी किसी भी चीज़ में जो ऊर्जा जनरेट होती है ड्यू टू इट्स मूवमेंट, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, जिसका फॉर्मुला जरा कमेंट में आप बताएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में दूसरे वाले को बोल सकता हूँ। तीसरा क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। स्पेस, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, इस पे अभी हम इन तीनों पैरामीटर्स पे इनको कैटेगराइज करेंगे कि इनका स्पेस। अब मुझे बताइए सॉलिड में के जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा कि कम होगा? तो कम होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे। अब कम होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों क्लोजली पैक्ड हैं? क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो काफी हाई है, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है इसकी वजह से वो आपस में क्या है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी काफी लो होगी। तो हाई से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वहीं अगर मैं गैस को देखो तो गैस के बीच, गैस में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होगा, तभी तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है वो भी बहुत हाई होगी। और लिक्विड में सारी चीज़ मीडियम होगी, दैट इज सॉलिड से, अगर मतलब सॉलिड में स्पेस लो है और गैस में हाई है तो उसके बीच में, मतलब सारी चीज़ें मीडियम आप कंसीडर कर सकते हो लिक्विड में।
आई होप ये बेसिक सी चीज़ आपको क्लियर होगी, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में कि किस तरह से जो सॉलिड है उसके बीच में जो उसके पार्टिकल्स उसके बीच में बहुत ही कम स्पेस है। रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा, वो बहुत कम है सॉलिड केस में। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई। एंड गैस में अगर हम बात करें तो गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत तेजी के साथ ये मूव करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस में चीज़ आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक से थी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड या फिर टफ चीज़ नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड इसके अलावा 2 और होती हैं। 2 कौन सी होती हैं? वो दूसरी, चौथी और पांचवी होती है। 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है हमारा, 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा। एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर होता है, 5th स्टेट ऑफ मैटर होता है, इसको मैं आगे लिखूंगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहले प्लाज्मा को समझ लेते हैं क्या होता है। तो लास्ट हमारा 3rd स्टेट ऑफ मैटर क्या था? गैस था ना। इसी गैस को अगर हम हीट कर दें बहुत ज़्यादा, इसको अगर हम हीट कर दें बहुत ज़्यादा, तो ये जो गैस है ना, ये आयनाइज हो जाएगी। आयोनाइज हो जाएगी मतलब इसके आयंस में ये तब्दील हो जाएगी, तो आयोनाइज हो जाएगी ये, और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि हमारा 4th स्टेट ऑफ मैटर है। तो ध्यान रखिएगा, जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, वो कैसे मिल रही है? जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है? आयनाइज हो रही है, उस अपने आयंस में कन्वर्ट हो रही है, और उसी को हम 4th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर की 5वीं अवस्था क्या होती है? तो इट इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गैस है उसको अगर हम हीट कर देंगे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम गैस को अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में कूल डाउन कर दें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, जिसको कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 घटाना होता है, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो उल्टा कर देना, आपको 273 जोड़ देना होता है। ठीक है, तो गैस को अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रीच करवाएं तो वो जो है उसके जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर हमें बोसॉन्स जो है देखने को मिलेंगे। इसी को हम 5th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। सबसे पहले इसको प्रिडिक्ट करने का काम किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। सर हाँ जी, वो भी करेंगे। ठीक है, रुक जाइए, अभी सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे हम डिफरेंट मिक्सचर्स पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ेंगे कि उनको सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, हाँ जी, ठीक है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस हैं, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने सबसे पहले इसको प्रिडिक्ट किया था। इसको बनाया नहीं था, ध्यान रखिएगा, इसको बनाया नहीं था इन्होंने। सिर्फ इनका काम कितना था? इनका काम इतना था कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। कब प्रिडिक्ट किया था इन्होंने? 1924 के टाइम पे किया था, 1924-25 में। अब क्यों नहीं कर पाए थे ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्यों नहीं बना पाए थे? रीज़न उसका ये था क्योंकि तब तक इतना क्वांटम स्टैटिस्टिक्स उतना डेवलप नहीं हुआ था, और इतनी जो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रीच करवाना लेबोरेटरी में उस समय पॉसिबल नहीं था। जब फर्दर हमारी साइंस और डेवलप हुई तो उसके बाद इन द ईयर 1995, ये ध्यान रखिएगा, 2 नाम जो मैं लिखने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नाम। एक तो एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन। एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन, इन दो लोगों ने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रीच करवाया। किस पर्टिकुलर गैस के बोसॉन्स को इन्होंने कूल डाउन किया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे? तो ये भी उस गैस का नाम पूछता है, इट इज़ रुबीडियम गैस के जो बोसॉन्स हैं उनको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रीच करवाया, और इन्होंने एक तरह से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट डेवलप किया, इन दोनों लोगों ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन द ईयर 2001। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दे रिसीव्ड नोबेल प्राइज़। थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इनको मिला इन द ईयर 2001। ये क्वेश्चन इस पर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पर यही क्वेश्चन पूछता है कि है क्या, वो पता होना चाहिए, और कार्ल वीमैन और एरिक कॉर्नेल के बारे में पता होना चाहिए कि कब नोबेल मिला, कब इन्होंने इस चीज़ की इस पर्टिकुलर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को सिंथेसाइज किया। कॉन्सेप्ट तो दिया था उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस ने एक पेपर पब्लिश किया था, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर और रिसर्च किया, तो इसीलिए उन दोनों लोगों के नाम पे हो गया। बट ये जो टेम्परेचर रीच करवाने का काम किसने किया था? एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन द ईयर 2001। अभी हम आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारे तीनों स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो अगर इसमें हम टेम्परेचर का चेंज करें तो क्या इफेक्ट होगा इस पर, क्या इफेक्ट होगा। देखो ये हम ले लेते हैं सॉलिड, ये मैं ले लेता हूँ सॉलिड। अब सॉलिड में क्या था, सॉलिड में ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड थे, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वो बहुत कम था, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बहुत कम था। अगर इसको मैं हीट करूँगा, अगर इसको मैं हीट करूँ नीचे से, तो क्या होगा, ये आपस में इनके चुल मचेगी, ठीक है, इनको चुल मचेगी, और चुल मचेगी तो क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये वेलोसिटी यानी मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ऐसे थोड़े से हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, मतलब कि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस डेवलप हो जाएगा। यानी कि ये हमें किस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर में ये इस तरह का हमें डायग्राम देखने को मिलता है, ये लिक्विड में देखने को मिलता है। अगर हम इसको और हीट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते, ठीक है, चलो पहले तो मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। इसको मैं अगर और हीट कर रहा हूँ, हीट को यूजुअली हम केमिस्ट्री में डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं, तो अगर इसको हम और हीट कर रहे हैं तो अब और क्या स्टेट बन जाएगी, अब ये हो जाएगा, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल आप लीजिए सॉलिड क्यूब ऑफ आइस को आप हीट करेंगे, वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये अभी आइस है, देन आप इसको हीट करेंगे, वाटर और हीट करेंगे, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी, वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। तो क्या हो क्या रहा है, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब दूसरी चीज़, अब देखिए उसका उल्टा भी ट्रू है, यानी कि गैस को कूल डाउन करने पे, गैस को अगर हमने लिक्विड को हीट कर दिया तो गैस मिल गया, गैस को कूल डाउन कर दो लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है, इसी को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के नाम से पढ़ेंगे अभी आगे। लिक्विड को अगर मैं और कूल डाउन कर दूं तो क्या हो जाएगा, जैसे पानी को तुम फ्रीजर में रख दो तो क्या हो जाएगा, उसकी बर्फ़ बन जाएगी, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। प्रेशर का क्या चेंज, प्रेशर का चेंज से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। आपने सुना होगा सॉलिड CO2 का नाम, सुना है नाम सॉलिड CO2 का, सॉलिड CO2, सॉलिड जो CO2 होती है जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, तो शुष्क बर्फ़ के नाम से जानते हैं, तो जब सिलेंडर्स में भरी होती है तो अंदर जो है ये सॉलिड फॉर्मेट में होती है, सॉलिड फॉर्मेट में। क्यों सॉलिड फॉर्मेट में होती है, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अंदर जो है बहुत एक्सट्रीम हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे ही हमने हल्का सा प्रेशर नॉब से रिलीज़ किया तो ये जो है गैस के फॉर्म में निकलेगी। यानी कि बस इससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हुआ, इससे प्रेशर को डिक्रीज़ करने से जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन इन प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से सॉलिड से लिक्विड में नहीं गया, डायरेक्ट गैस में ही चला गया। ये सिंपल बात है कि यानी कि प्रेशर को डिक्रीज़, जैसे कि सॉलिड से अगर मुझे गैस में जाना होता है मान लो, तो मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है, लेकिन प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ रहा है। यानी कि जो टेम्परेचर के साथ आप कर रहे थे, तापमान के साथ, वही उल्टा काम दाब के साथ यानी प्रेशर के साथ आपको करना है। अगर सॉलिड से लिक्विड चाहिए था, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो यहाँ प्रेशर को घटा दीजिए। इसी को हम पढ़ते हैं क्या, चेंज ऑफ मैटर, यहाँ पे आप समझ लीजिए। देन आते हैं, इसी को पहले हम पढ़ लेते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में आपसे कभी कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैस करना है अगर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है, तो एडिक्वेट कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला तो ये होता है, सिंपल है, लिक्विड को गैस में जाने के लिए क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे, यहाँ टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दीजिए। दूसरा, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दीजिए, टेम्परेचर के साथ जो करते हैं प्रेशर के साथ उसका उल्टा कर देते हैं, तो तापमान को घटाइए, दाब को बढ़ाइए, आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो जाएगा, ठीक। अब चेंज ऑफ मैटर पे आ जाते हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर FRB वाले भी 2.0 वीडियोस देखें, FRB पर स्टिक रहें। देखो अगर आपका
अगर आपका ये मतलब एग्ज़ाम लगा हुआ है CPO CHSL इन सब का, देखो केमिस्ट्री हम लोग नहीं करने वाले हैं FRB में, लेट मी क्लियर यू, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हम बायोलॉजी के बाद फिजिक्स उठाएंगे, फिजिक्स के बाद बाकी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैंने आपको शेड्यूल पहले ही दे दिया है, केमिस्ट्री नहीं होगा उसमें, क्योंकि रीज़न भी मैंने ही दिया था क्योंकि केमिस्ट्री अभी मैं करवाने वाला हूँ, तो केमिस्ट्री आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा डील भी नहीं है केमिस्ट्री का कि भाई 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब इक्वली वेटेज होता है, ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का, लेकिन ये है कि आप यहाँ से कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री FRB में नहीं होगी। चेंज ऑफ मैटर पे आते हैं, तो चेंज ऑफ मैटर में अगर हम बात करें तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये चेंज ऑफ मैटर होता है हमारा। नाम क्या होता है ये बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सॉलिड से जब हम लिक्विड में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम फ्यूजन के नाम से जानते हैं। लिक्विड से सॉलिड में आएंगे सॉलिडिफिकेशन, जैसे आपने पानी रख दिया फ्रीजर में, वो सॉलिडिफाई हो गया, बर्फ बन गया, तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई लिक्विड से गैस, सॉरी लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन सबको पता है, ये जो हो गया फ्यूजन, यानी सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं। कंडेंसेशन सबको पता होगा, संघनन सबको पता होगा, बिकॉज हमने पढ़ा था इसको, कहाँ, ज्योग्राफी में, याद आ रहा आपको, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन मैंने आपको बताया थे, ड्यू, फॉग, मिस्ट, है ना, ओस इसको बोलते हैं, ओस, ओस की बूंद, ये हो गया आपका कोहरा, ये हो गया आपका कुहासा, तो ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, यहाँ तक कि जो हमारे बादल होते हैं, क्लाउड्स, दीज आर ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। संघनन का एक प्रकार है जहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही, क्यों कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि वो ठंडी की रात है। अब ठंडी की रात में क्या होता है, जो वेपर्स होता है वो एकदम से कूल डाउन हो जाता है, तो जब आप गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे ना, लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो गैस मिल रही थी, और गैस में टेम्परेचर डिक्रीज कर दे दोगे तो लिक्विड मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये ऐसे ही तो बनते हैं जो कोहरा और कुहासा होते हैं सब, कि ठंडियों में टेम्परेचर कम हो जाता तो जो गैस है उसका टेम्परेचर कम हो गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अगर उसको सॉलिड सरफेस मिल गई, ड्यू बन गया, उसको कोई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल गया, क्लाउड बन गया, उसको और कोई हाइग्रोस्कोपिक ग्राउंड में ही मिल गया न्यूक्लियाई, फॉग और मिस्ट बन गए, खत्म। दुबई ने क्या किया, दुबई ने किया हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ज़बरदस्ती दी है, जिसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब, सोडियम क्लोराइड, ये सब की क्या करवाई, छिड़काव करवाया। इसी की वजह से देख रहे हो अभी कितना भयंकर वहाँ पे बाढ़ आई पड़ी है। खैर उसको हम यहाँ पे डीप में नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये किसको क्या बोलते हैं। तो सॉलिड से अगर हमें डायरेक्टली गैस में जाना है तो उसको हम ऊर्ध्वा पतन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन होता है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और वेपराइजेशन क्या होता है जहाँ पे आपके लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उसका हम वेपराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें अभी। अब आ जाते हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, जहाँ पे लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। पहला, इंक्रीज, वाष्पीकरण तो सभी को समझ में आता है ना, जैसे मैंने पानी रख दिया ऊपर, मान लो अभी आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, आप ऊपर पानी रखो तुरंत वो वेपराइज हो जाता है, मतलब कि उड़ जाता है, पानी उड़ जाना, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने कंडीशन रखा कि मैंने विंड स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। मैंने क्या किया, विंड स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, विंड स्पीड को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। तीसरा, मैंने सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया। एंड चौथा है, मैंने ह्यूमिडिटी, दैट इज़ आर्द्रता को कम कर दिया। ठीक है, ह्यूमिडिटी दैट इज़ आर्द्रता को कम कर दिया। और ये भी कमेंट में लगे हाथ बता दीजिएगा कि ह्यूमिडिटी को हम किससे मेजर करते हैं। और ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताई थी वैसे तो ज्योग्राफी में कितने तरह की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताई थी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई थी मैंने आपको, है ना। और इस पे सीडीएस पे भी क्वेश्चन भी आई थिंक बना है। टेम्परेचर इंक्रीज़, और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो सीडीएस के पेपर में, काफ़ी टफ पेपर था इस बार का, जो कि अब मुझे लगता है लोवेस्ट कट ऑफ जाने वाली जीके की, बट फिर भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते थे। अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट करूंगा। जब हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें बैच में जो पढ़ी हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आप उससे बना सकते थे। हमें पूरा पेपर नहीं करना था, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ें जो हमने पढ़ रखी थी, जैसे नेशनल वाटरवे 2 ज्योग्राफी में याद करिए, हमने पढ़ा है, पक्का पढ़ा है, ठीक है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैगजीन से आपके डायरेक्टली 12 क्वेश्चन आए, 2 महीने के मैगजीन, जनवरी से तो स्टार्ट की करंट अफेयर की मैगजीन देना, 2 महीने के मैगजीन से 12 क्वेश्चन आए। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की अगर हम बात करें, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है।
कैसे? गर्मियों में पानी रख दोगे छत पे तो जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा, सर्दियों में रखोगे तो नहीं होगा। सिंपल लॉजिक है। विंड स्पीड बताओ तुम मुझे कि कपड़े हवा जब जोर से चलती तब जल्दी सूखते हैं, या फिर जब हवा नहीं चल रही थी तब? जब हवा जोर से चल रही थी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दैट मीन्स रेट ऑफ एवापोरेशन हाई होगा। कपड़े गर्मी में ज़्यादा सूखते हैं, फिर सर्दियों में। गर्मी में तो यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना गर्मियों में, तो इसकी वजह से इवापोरेशन जल्दी हो रहा है। ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, अच्छा एक क्वेश्चन एकदम से मेरे दिमाग में है ऐसे रैंडम सा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले, नहीं जैसे कि आपसे पूछ लेता है, जैसे कि वो क्या होता है जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, तो उसको अगर हम मान लो नेल पॉलिश, जिसको क्या बोलते हैं यार, दिमाग से जा रहा है, ठीक है, तो बताओ जरा कमेंट्स को क्या बोलते हैं, दिमाग से नाम नहीं आ रहा अभी। तो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, तो उसको जब हम जैसे डालते हैं, ठीक है, एकदम से वो क्या होता है, लिक्विड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हमें वो ठंडक का एहसास देता है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि ठंडक का एहसास क्यों देता है, तो एक्चुअल में रीज़न ये है कि उसने आपके पाम, अपने हाँ, आपकी जो हथेली है जहाँ पे आपने उसको डाल रखा था, उसकी एनर्जी का यूज़ करके वो गैस में कन्वर्ट हुआ है, उसकी हीट को यूज़ करके वो गैस में कन्वर्ट हुआ है। इसकी वजह से वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा लगता है थोड़ा। ठीक है, बेसिक सा है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, थिनर बोलते हैं, ठीक ना, थिनर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे, अब सिंपल सी बात है यार, तुम एक मग्घे में पानी रख दो, मग्घा भर के, उतना ही पानी मग्घे वाला बाल्टी में रख दो, ठीक है, तो बाल्टी वाला जल्दी उसमें वाष्पीकरण हो जाएगा। या फिर एक हमारे यहाँ उसको बोलते हैं परात, जानते हो परात क्या होती है? एक बड़ी सी थाली होती है, बहुत बड़ी सी थाली, उसको बोलते हैं परात, उसमें पानी रख दो, तुरंत और वाष्पीकरण हो जाएगा, है ना। जैसे कि तुमने देखा होगा कुछ लोग उसमें जब उनको चाय दो तो वो, नहीं हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग लोग ज़्यादा करते हैं कि वो प्लेट में डाल डाल के पीते हैं, क्यों? क्योंकि वो जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी इवापोरेशन का रेट हाई होगा। बस चौथा केस है जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, वाष्पीकरण की दर कम होगी, क्योंकि जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर बोल रही हमें, हमें वाटर चाहिए ही नहीं, तुम देख क्यों रहे हो? क्योंकि पहले से ही हम सैचुरेटेड है, पहले से ही हमारे वाटर मौजूद है, तो उसकी वाटर लेने की, इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन होता है लिक्विड जो होता है आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पहले ही गैस में लिक्विड भरा पड़ा है, तो वो अब सिंपली रिलेट करो ना आप, जो बहुत ही ह्यूमिड डे होता है, बहुत ही चिपचिपा टाइप दिन होता है ना, जब ह्यूमिड होता है, जब बारिश के बाद वाले दिन होते हैं, होता है ना कि बारिश के तुरंत बाद धूप पड़ी और एकदम से अजीब सी गर्मी टाइप पड़ती है, ह्यूमिड होता है वो डे, उस दिन कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, है ना। आपने नोटिस किया होगा, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाता है, और ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर, HYG हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अभी आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं, तो मैटर को अब क्लासीफाई
गर्म कर दो तो क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, नमक बचेगा NaCl। अब क्या इसको अलग कर सकते हो क्या फिजिकल प्रोसेस से? ना, नहीं कर सकते हो। मिक्सचर पे आते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। इसको यहीं पढ़ के यहीं ख़त्म करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको यहीं पे पढ़ के आगे ख़त्म, फिर आगे बढ़ते हैं मिक्सचर पे। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट और कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, एलिमेंट जो होता है वो एक तरह के मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मैंने बोला ये आयरन रॉड है, ठीक, ये आयरन रॉड है, चाहे यहाँ से उठा लो, 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 Fe के एटम्स ही मिलेंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी से हाथ नहीं मिला रखे हैं, किसी को गले नहीं लगा रखे हैं। कंपाउंड में हाइड्रोजन के एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट ने एक दूसरे को गले लगा रखा है। वो ये बोल रहे हैं कि तुम हमें फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट, क्योंकि हमने, अच्छा तुम दोनों अलग अलग पार्टिकल हो क्या? H2O बोला ना 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 ना, ये तुम भूल मत करना कि हमें अलग अलग पार्टिकल तुम समझ के मिक्सचर के कैटेगरी में डाल दो ना। हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गला लगा रखा है कि तुम हमें आसानी से अलग नहीं कर सकते हो। तुम्हें अलग करने के लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, फिजिकल से ना होने वाले हम। इसीलिए हम प्योर सब्सटेंस हैं। भले हम दो एलिमेंट से मिल के बने हों, लेकिन तो क्या हुआ, हम इतने अच्छे से मिले हैं कि हम कहीं भी जाते हैं साथ ही जाते हैं, साथ ही रहते हैं। तुम हमें कहीं भी पाओगे, तुम अपने RO के उसमें वाटर ले लो, चाहे नाले का वाटर ले लो, तुम हमें H2O ही पाओगे। हम HO नहीं होंगे, हम H1.5O नहीं होंगे, HO2.5 नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम H2O ही होंगे हम। वहीं पे मिक्सचर पे तो एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क लिया था, तो मिल्क में तुम्हें कहीं H2O मिल जाएगा, पता चला कहीं फैट मिल रहा है, कहीं प्रोटीन मिल रहा है, तो इसलिए उसको मिक्सचर की कैटेगरी में डाले थे। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको? एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर दो कि ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं, तब मैं मिक्सचर में आगे बढ़ूँ। कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, उनको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। और वो किसी भी आपके उससे स्रोत से मिले, किसी भी सोर्स से मिले, उनका जो गुण होगा वो समान होगा, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। जैसे मैंने आपको H2O का एग्जाम्पल दिया। और इनको हिंदी में एलिमेंट को बोलते हैं तत्व, और कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक, ठीक है। इसको क्या है, यौगिक को, अब यौगिक और एलिमेंट में एक और डिफरेंस आप समझ सकते हो कि H2O को हम फिजिकल प्रोसेस से तो अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं ना। फिजिकल प्रोसेस से कर लेते होते तो मिक्सचर में होता, और ना कर पाते तो एलिमेंट होता। कर पा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल से H और O अलग हो जाएंगे ना। Fe को क्या अलग करोगे तुम? Fe में क्या अलग करोगे तुम? कुछ अलग नहीं कर पाओगे। तो एलिमेंट को जो है, जो तत्व है, उसको सरल संघटकों में, यानी कि फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हो, बट कंपाउंड को कर सकते हो, ठीक। किस चीज़ में बफरिंग हुआ था? किस चीज़ में बफरिंग हुआ था? कहाँ पे बफरिंग हुआ था सर जी? एयर मिक्सचर क्यों? फिर आते हैं अभी त्रिशा, आते हैं एयर मिक्सचर क्यों है। तो एयर में अगर हम बात करें, एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी, एयर में ऑर्गन भी, एयर में हीलियम भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। मैं एयर कर लूँगा तो कहीं पे कितना भी मिलेगा, कहीं पे। तो ये क्या एक एलिमेंट है क्या? क्या एक कोई कंपाउंड है क्या? नहीं, उसका फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं। कहाँ बफरिंग हुई थी? क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग से ही हुआ था सर। दिमाग खराब है यार आज एकदम। तो ठीक है, मतलब पूरी रामायण हो गई। ये बफरिंग क्यों हो जाती है कुछ पता नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आते हैं,
ठीक है। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले दो पार्ट में, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। किस बेसिस पे करते हैं हम? इस बेसिस पे करते हैं मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर पे क्लासीफाई। मैंने आपको ये बोला कि जैसे मैं कुछ भी एकदम आपको व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो मैं आपको कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिल्क ला के दे दिया, मैंने आपको दूध ला के दे दिया, ठीक है, एकदम प्योर है ये। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मैंने बोला आओ आओ चट्टे में ले चलते तुमको, चट्टे में लो तुम खुद दुओ, ठीक है। तुमने प्योर घी लिया, तुम इसको किसी केमिस्ट के पास लेके जाओगे ना, केमिस्ट के पास, वो टेस्ट भी नहीं करेगा, देखते ही बोल देगा कि ये जो दूध है वो इम्प्योर है। वो इम्प्योर तो नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर है एक तरह का। क्योंकि केमिस्ट्री में दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो प्योर सब्सटेंस या तो मिक्सचर। अब केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, फिर कैसे डिटरमाइन होता है कि प्योर है कि नहीं है? तो केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग that is made up of single type of particles, एक ही तरह के पार्टिकल्स से बना हो उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, क्यों? वाटर के भी पार्टिकल हैं, फैट के भी पार्टिकल हैं, प्रोटीन के भी पार्टिकल हैं, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसलिए वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, और कितने कैटेगरी। प्योर सब्सटेंस पे आ जाएं पहले। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या समझ में आ गया? कि प्योर सब्सटेंस एक तरह के एलिमेंट से बना हुआ और आप इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, आराम से फिजिकल प्रोसेस से तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट इनको कर सकते हैं जो मिक्सचर होते हैं। और मिक्सचर में एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उस पर अभी आते हैं मिक्सचर पे। बट प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड यानी यौगिक। एलिमेंट वो होते हैं, तत्व वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम्स से बने हुए हैं। कंपाउंड वो होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये एक गोल्ड की प्लेट है, ठीक है। ये गोल्ड की प्लेट में तो चाहे तुम यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी ले लो, तुम्हें गोल्ड के एटम्स ही देखने को मिलेंगे। फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे क्या? किसी से जुड़े हुए हैं? ये नहीं जुड़े हुए हैं। कंपाउंड्स की अगर बात करेंगे तो दे आर मेड अप ऑफ, जब एलिमेंट कंबाइन कर जाते हैं ना तो कंपाउंड बनाते हैं, जब एलिमेंट कंबाइन कर जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे H2O। तो ये तो सर मिक्सचर होना चाहिए, फिर इसमें तो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल हैं। ना 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 ना, एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल नहीं है, ये H2O अपने आप में एक पार्टिकल है। H2O ये बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बोल रहे हैं कि हम दो एलिमेंट हैं, हम ठीक है अलग अलग एलिमेंट हैं, हम एक एलिमेंट नहीं है। हम ये नहीं बोले कि हम एलिमेंट है, लेकिन हमसे ये मत बोलना कि हम प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है कि तुम हमें फिजिकल प्रोसेस से पहली बात तो सेपरेट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, तुम चाहे कहीं से भी हमें ले लो, चाहे तुम अपने घर के आरओ का पानी ले लो, चाहे तुम समुद्र का ले लो, या फिर चाहे तुम नाले का पानी ले लो, हम को तुम H2O के फॉर्म में ही पाओगे, ना कि H1.5O, H3O, H4O या फिर H2O2 ना, तुम हमें H2O के रूप में ही पाओगे। तो इसलिए हम एक प्योर सब्सटेंस है। हाँ हाँ, एलिमेंट नहीं है, हम कंपाउंड है, लेकिन हम एक तरह का पार्टिकल ही है अपने आप में, इसलिए हम प्योर सब्सटेंस हैं। अब क्या चीज़ क्लियर हुई सभी को, या फिर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या बफरिंग का इशू आ रहा है यार, रुकना। नेट तो यार सही है, कनेक्टिविटी। एटम किससे बना वो हम आगे पढ़ेंगे शर्मा जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वो न्यूट्रॉन, हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ें, अभी मिक्सचर पे आ जाएं। मिक्सचर क्या होता है, यौगिक क्या होता है?
एटम वो हम कल वाली क्लास जो होगी उसमें पढ़ेंगे एटम्स, ठीक है। एटम्स वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसको भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, बट ऐसे नहीं ब्रेक किया जा सकता, उसमें हम देखेंगे कैसे। चलो, तो अगर क्लियर है तो अभी हम आ जाते हैं किसमें, मिश्रण पे। मिश्रण जो होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, आपको पता है कि जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक। मिश्रण वही होते हैं दो या दो से ज़्यादा आपके विभिन्न तरह के पदार्थों से बने होते हैं। अब इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है हमारा होमोजेनस और दूसरा होता है हीट्रोजेनस। अंतर क्या होता है, एक सेकंड रुको, चलो पहले हम यही पढ़ लेते हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजेनस की अगर हम बात करें इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण और हीट्रोजेनस को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। पार्टिकल साइज छोटा होता है, कितना छोटा होता है, लेस दैन अ नैनोमीटर, लेस दैन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। इतना छोटा पार्टिकल होता है कि कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, यानी कि खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेकेड आइज से आप इसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है, नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते हैं। इसके लिए इसकी वजह से इसमें इसको फिज़िकल प्रोसेस से आसानी से सेपरेट करना, फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये प्योर सब्सटेंस से अलग कैसे है, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं इसलिए, ठीक है। होमोजेनस जो मिक्सचर होता है इसको हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं होमोजेनस मिक्सचर को। ये सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड गैस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने पानी में चीनी को घोल दिया, मैंने पानी में चीनी को घोल दिया, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलॉय। एलॉय आपका एक सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सॉल्यूशन का मतलब यही नहीं पानी, सॉल्यूशन को सुनते ही पानी ना आना चाहिए दिमाग में, वो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है और वो एलॉय है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल। यानी एलॉय इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। कैसे, देखिए होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, जैसे आपने पी होगी कभी कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक आपने जब पी होगी तो आप जब पीते होगे तो पहला टेस्ट, पहला जो घूंट होगा और आखिरी घूंट आपको सेम टेस्ट करेगा। यहाँ पे अब तुम इकोनॉमिक्स का मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, सीमांत उपयोगिता वाला, है ना, कि भाई पहली रोटी बड़ी अच्छी लगती है, आखिरी वाली बड़ी कम लगती है क्योंकि यूटिलिटी घटती जाती है, और वो कॉन्सेप्ट तुम मत लगाना यहाँ पे, ठीक है। कंसिडरिंग कि तुम्हारी प्यास जो है बुझी हुई है, ठीक है, इतने भी तुम प्यासे नहीं हो, ठीक है, तो तुम टेस्ट सेम एक्सपीरियंस करोगे। पहला वाला सिप लोगे और आखिरी वाला सिप लोगे, क्या टेस्ट में कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी है क्या? जैसे कि तुम जैसे चीनी है, ठीक, पानी है, पानी में चीनी डालो, नमक डालो, नींबू डालो, लेमोनेड बना दिया तुमने, नींबू पानी बना दिया। अब क्या पहले घूंट और आखिरी घूंट में अंतर है कोई? तुम बोलोगे हाँ अंतर है, आखिरी वाला ज़्यादा मीठा लगता है। काहे से? तुम चीनी नहीं घोले हो ढंग से, उसको घोल लो ढंग से, उसके बाद कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी और तुम देख के बता नहीं पाओगे कि ये देखो ये नींबू का पार्टिकल है, ये देखो ये सिर्फ पानी का पार्टिकल, ये देखो चीनी का, ये देखो नमक का NaCl घूम रहा है, नहीं बता पाओगे नेकेड आइज से। दैट इज़ वाई इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। वो होमोजेनस सेम एलॉय में भी है। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रास होता है, कोई कुछ भी ले लो, क्या तुम बता पाओगे ये देखो कॉपर है और ये देखो जिंक टाइल्ला, ये देखो कॉपर टाइल्ला, ये देखो जिंक टाइल्ला? नहीं बता पाओगे भाई। सेम कॉम्पोजिशन तुम कहीं से उठा लो तुम्हें सेम कॉम्पोजिशन मिलेगा कॉपर एंड टिन का, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक तरह के उससे नहीं बने एलिमेंट से, और क्योंकि अब जैसे तुम बोलोगे सर जैसे वहाँ पे एलिमेंट था ना एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वहाँ यहाँ पे भी तो जैसे कॉपर और टिन ही है, लेकिन इन दोनों ने खुद को गले नहीं लगाया हुआ है, कोई इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाई हुई है, कॉपर और जिंक ने। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए इसको हम ब्रॉन्ज को प्योर सब्सटेंस में नहीं रखेंगे। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है, किसकी मिश्र धातु होती है? एलॉय क्या होते हैं? एलॉय वो होते हैं जो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं। किस तरह के मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर हैं, ठीक है। तो कॉपर और टिन के मिक्सचर को बोलते हैं ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक के मिक्सचर को बोलते हैं ब्रास,
ठीक है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर को बोलते हैं ब्रास। एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आपका जो होता है वो कभी भी 24 कैरेट खरा सोना नहीं होता है, क्योंकि वो खरा सोना हुआ तो तुम पहन नहीं पाओगे, खरखरा जाओगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैलेबल होता है। मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो कि 24 कैरेट प्योर गोल्ड आप पहन ही नहीं सकते, इसलिए उसमें थोड़ा कॉपर और सिल्वर वगैरह मिला जाता है। ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, जो स्टील होता है ये भी आपका एलॉय होता है, जिसमें कि आपका आयरन होता है। ठीक है, इसी में ही थोड़ा बहुत हम क्रोमियम, निकल और कार्बन जो है मिक्स कर देते हैं इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, हम आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे जब और भी पढ़ेंगे, जैसे कि एलॉय में अगर हम मरकरी मिला दें, मरकरी का सिंबल होता है Hg, इसको हिंदी में पारा बोलते हैं, तो वो एलॉय का नाम पड़ जाता है एमलगम। तो एमलगम क्या होता है? एमलगम वो एलॉय होता है जिसमें कि एक मेटल आपका मरकरी होगा ही होगा, उसको हम बोलते हैं। और हाँ, एक और होता है आपका सोल्जर होता है। ठीक है, वे सोल्डर बोलेंगे इसको, नॉट सोल्जर, सोल्डर होता है आपका। ठीक है, सोल्डर किसका होता है? ये लेड और टिन का होता है, ये लेड और टिन। अब मुझे पता है काफ़ी लोगों को आप में से सिंबल नहीं पता है कि लेड का क्या सिंबल होता है, टिन का क्या होता है। तो लेड का Pb होता है, टिन का Sn होता है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, बिकॉज केमिस्ट्री आज हमने स्टार्ट करी है, ना कि फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर का कितने लोगों ने नाम सुना है? जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कॉपर का अलॉय होता है जिसमें कि आपको निकल देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत कभी कभी जिंक भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना, नो सिल्वर। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास, सोल्डर। ठीक है, और आपका स्टील हो गया। एंड ये अमलगम क्या होता है? अभी आते हैं हीट्रोजेनस मिक्सचर पे। हीट्रोजेनस मिक्सचर, अब होमोजेनस में तुम समझ गए पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा, इसलिए नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। हीट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? पार्टिकल साइज बड़ा होता है। जो पार्टिकल साइज होता है इट इज़ ग्रेटर दैन 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है, इसीलिए कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने पानी लिया, इसमें मैंने रेती डाल दी, यानी रेत डाल दी, फिर सैंड डाल दी, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ ना कि ये सैंड का पार्टिकल है या फिर वाटर का पार्टिकल है। बिल्कुल मैं इसको क्लियरली देख सकता हूँ। दैट मीन्स वो एक हीट्रोजेनस मिक्सचर होगा। इसमें मैं चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे सॉइल होती है हमारी, सॉइल, जो सॉइल होती है, अच्छा ये बताओ जो एयर होगी वो किस तरह का मिक्सचर होगी? एयर मिक्सचर है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्यों मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये बताओ कि होमोजेनस होगी या हीट्रोजेनस होगी? तो जैसे हमारा सॉइल हो गया, ठीक है, जो सॉइल है, सॉइल में ये हमारा एक तरह का हीट्रोजेनस मिक्सचर ही होगा, बिकॉज इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं सॉइल के सैंड के पार्टिकल हैं या फिर ये कुछ माइक्रोब हमें दिख रहा है, तो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। और उनको फिजिकल प्रोसेस से कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल प्रोसेस, यानी कि हमें कुछ इलेक्ट्रोलिटिक इस तरह का प्रोसेस, मतलब कुछ हमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और इस तरह का प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैन बी सेपरेटेड ईजिली थ्रू दी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। पार्टिकल साइज 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है यहाँ पे। तो ये आपके देख सकते हैं डिफरेंस, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये हीट्रोजेनस मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई, कैन बी सीन बट इट कैन नॉट बी सीन। इट कैन बी सेपरेटेड इजीली, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, आसानी से अलग नहीं कर सकते होमोजेनस को। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट डू पोजेस दी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। द साइज ऑफ पार्टिकल इज कंपेरेटिवली लार्ज, कितना है वो पता होना चाहिए, 10 नैनोमीटर, और यहाँ पे छोटा होता है। एक डिफरेंस और नोट करना, ये रिलेटिवली अनस्टेबल होता है ये मिक्सचर, और ये जो होता है स्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम रखा हुआ छोड़ देंगे तो इसमें कोई ना कोई चीज़ नीचे सेटल डाउन कर जाएगी। जैसे कि ये रेती वाला जो मिक्स, मैंने पानी डाला तो इसमें रेत डाली थी, इसको अगर मैं थोड़ी देर लेफ्ट अनटच छोड़ दूंगा, इसको कुछ मैं हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं, तो अपने आप जो धीरे धीरे जो भी सैंड है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी, इसलिए अनस्टेबल है। होमोजेनस वाला स्टेबल होता है। इसमें ऐसा आप कोक लेके आओ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, क्या कोई चीज़ सेटल डाउन करेगी? लेमोनेड में कोई चीज़ सेटल डाउन करेगी? नहीं करेगी। कर जाएगी अगर तुमने ढंग से उसको स्टेयर नहीं किया है, तो वो चीनी वीनी नीचे सेटल डाउन इसीलिए कर जाती है।
ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, शुगर सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, ब्लड हो जाएगा आपका हिट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सैंड हो जाएगा आपका हिट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस में आपके ग्रेन्स, पल्सेस, सॉल्ट, शुगर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स पे मत जाओ, एग्जाम्पल जो मैंने आपको पीछे दिए थे वो याद रखना, ठीक है। क्लियर है सभी को डिफरेंस। और ये जो हिट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं इनको हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं होमोजेनस को, और इसको बोलते हैं सस्पेंशन। होमोजेनस होगा सॉल्यूशन, हिट्रोजेनस होगा सस्पेंशन। किसी को डाउट है यहां तक? चलो, हाँ, हिंदी में बताया तो मैंने। ये हिट्रोजेनस जो मिक्सचर होता है इसको विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, और उसको होमोजेनस को समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है, यानी कि जो अणु का आकार होता है, वो मैंने बता दिया 10 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर को नैनोमीटर ही बोलते हैं। अब आगे बढ़ें, बताइए जल्दी से। अब हम देखने वाले हैं टिंडल इफेक्ट। केमिस्ट्री क्लास कितने दिन चलेगी? 6-7 क्लासेज हैं टोटल, आई थिंक। सर कानपुर में भी बारिश हो रही है? नहीं तो रविंदर जी, कानपुर में तो बारिश नहीं हो रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या है? इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन। हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था फिजिक्स में, पढ़ा था फिजिक्स में। ज़रा बताइए कमेंट में कौन कौन से फिनोमिना स्कैटरिंग की वजह से हो रहे थे। कौन कौन से फिनोमिना स्कैटरिंग की वजह से हो रहे थे? तो पहला हमने जो फिनोमिना पढ़ा था स्कैटरिंग की वजह से, वो था ब्लू कलर ऑफ स्काई, पढ़ा था ब्लू कलर ऑफ स्काई। और दूसरा फिनोमिना क्या पढ़ा था जो स्कैटरिंग की वजह से हो रहा था? रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, पढ़े थे ना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कैसे स्कैटरिंग वो होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है जैसे ब्लू कलर को, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई जो सनलाइट होती है वो वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट इज़ कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। अब होता क्या है कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करेगा, वो बहुत ज़्यादा बिखरेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या पार्टिकल्स हैं जो उसको बिखेर देंगे, किसको? ब्लू लाइट को। इसलिए ब्लू अपीयर होता है, बट एक्चुअल कलर जो होता है वो ब्लैक होता है स्काई का। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं जब ऊपर, तो उनको ब्लैक ही अपीयर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें अगर आप में से किसी ने 11th-12th में ढंग से केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी होगी तो ये नाम ज़रूर सुना होगा अपने, रैलेज स्कैटरिंग लॉ, जो ये बोलते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है स्कैटर्ड लाइट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, है ना। ये आपको रटना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से, किस तरह से वेवलेंथ कम होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये स्कैटरिंग जो है ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री में? क्योंकि मुझे आपको टिंडल इफेक्ट, जॉन टिंडल करके केमिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी करी थी कि जब कुछ मिक्सचर्स के साथ, कुछ हमारे मिक्सचर के साथ वो जब एक सोर्स ऑफ लाइट को या फिर लाइट को पास करवा रहे थे, तो किसी मिक्सचर से तो हमें लाइट का पाथ विजिबल था किसी मिक्सचर में, और किसी मिक्सचर में लाइट का पाथ विजिबल था ही नहीं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लाल लाल ये, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। क्यों? उसका पीछे का रीज़न ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो इस जो भी लाइट आ रही है उसको बिखेर पा रहे हैं। पार्टिकल इतने बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो बिखेर नहीं पा रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये एक होमोजेनस मिक्सचर है और ये एक हीट्रोजेनस मिक्सचर है। लेकिन हीट्रोजेनस है ये होमोजेनस है, इट इज़ 100% ट्रू, विद नो डाउट ये होगा ही होगा होमोजेनस। बट ये हीट्रोजेनस होगा 100% ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? एक और ये स्कैटरिंग एग्जांपल देख लो। ये धूप आती है, ठीक है, धूप आती है, तो धूप का पाथ हमें विजिबल क्यों है? तुमने देखा होगा जैसे हमारे घर में जब हम लोग पहले पढ़ते थे, हम एक कमरे में, तो उस एक कमरे में छेद था, ऐसे करके होता है ना छेद एक कमरे, मतलब एक छेद किस लिए दिया जाता है भाई? एक ईंटा उसमें नहीं रखी जाती, एक ईंट नहीं रखी जाती उसमें, तो उससे होता क्या है कि भाई तो वेंटिलेशन होता रहे भाई। तब तो एग्जॉस्ट और ये खिड़की वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें मतलब एक ईंट की जो है जगह खाली छोड़ दी जाती थी सो दैट वेंटिलेशन होता रहे। अब उससे एकदम से जो है क्लियर सनलाइट आती थी, हम अभी भी याद है मुझे, ठीक है, यादें ताज़ा हो गई। तो उसमें सनलाइट का पाथ विजिबल होता था। क्यों होता था? और उसमें धूल के कण भी दिखते थे, क्योंकि जो धूल के कण हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, क्योंकि एयर भी हमारा एक मिक्सचर है,
तो वो क्या होता है, वो उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, सनलाइट को, जिसकी वजह से उसका पाथ विजिबल है। अब मैंने आपसे बोला कि ये हीट्रोजेनस के अलावा भी मैं हीट्रोजेनस इसको तो ये तो होमोजेनस होगा, क्योंकि लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है। हीट्रोजेनस में पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि लाइट के पाथ को विजिबल करवा देता है, क्योंकि वो वो लाइट को स्कैटर करवा देता है पार्टिकल तो। लेकिन हीट्रोजेनस के अलावा भी ये एक हो सकता है, जिसको भी हम देखते हैं। बट बिफोर दैट, कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है? कंसनट्रेशन क्या होता है? तो जो सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन अभी हमने देखा, जो हमारा होमोजेनस मिक्सचर है, तो इसका कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने सेम अमाउंट ऑफ मान लेते हैं 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, ये भी 1 लीटर पानी है, ये भी 1 लीटर पानी है, ठीक है। इसमें मैंने एक चम्मच चीनी डाली, इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, इसमें 3 चम्मच चीनी डाली, तीनों में। तो हम बोलेंगे कि तीसरा वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले से। ये मैंने किस बेसिस पे बोला? क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है, एक होता है सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है। सॉल्यूट को हमेशा सॉल्वेंट में डाला जाता है। क्या किया जाता है? सॉल्यूट को ही हमेशा सॉल्वेंट में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, और उसकी वजह से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अब जितना ज़्यादा सल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड आपका बनेगा, क्या? उतना ही ज़्यादा आपका कंसनट्रेटेड बनेगा जो सॉल्यूशन है वो, ठीक है। यानी कि हम जो एक तरह से इसको, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सांद्रता बोलते हैं हिंदी में। तो जो विलयन की जो सांद्रता होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सल्यूट है, जो आपका विलय है, वो ज़्यादा है विलय के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये होता है कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। आप समझ गए? जैसे कि एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? कभी पूछ ले, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जिसमें आप नो फर्दर सल्यूट कैन बी एडेड, नो फर्दर सल्यूट कैन बी एडेड, यानी कि आप फर्दर इसमें सल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है। तुम, जैसे मैं हूँ, सुबह से जैसे मान लो क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं लेके उठा, ठीक है। अब तुमसे एकदम निचोड़ गया मैं एकदम, मान लो, ठीक है। अब तुम मुझसे बोलो सर एक क्लास अब ले लो जरा, तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे ऐसे बाल पकड़ूंगा और ऐसे हिला दूंगा। क्यों? क्योंकि जो है सैचुरेट हो चुका हूँ पूरी तरह से, ठीक है। मैं सैचुरेट हो चुका हूँ, अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, ना तो क्लास में और ना ही, समझ रहे हो? तो इसीलिए सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है। फिर सैचुरेशन का मतलब ये होता है, जैसे तुम पढ़ के तुम 2 घंटे पढ़े और पढ़ लोगे। अब मान लेते तुम पूरे दिन से पढ़े जा रहे हो, ठीक है, इतना पढ़ लिया कि अब तुम्हारी तथा बची नहीं। अब हम तुमसे बोले तुम पढ़ लो, तो तुम बोलोगे नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम पूरी तरह से सैचुरेट हो चुके हो। जैसे कि अब मान लो ये पानी है, तो पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच डाल दी, 3 डाल दी, बोरा उठा के डाल दूंगा तो बोरा को घोल देगा क्या? वो नहीं घोल पाएगा। तो क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट रीच कर चुका है, ठीक है। ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, एंड दैट इज़ ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है ये, ठीक है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये एक तरह का सोल्यूशन है जहाँ पे सल्यूट होता है आपका आयोडीन, जिसको हम पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में लेते हैं, एंड सॉल्वेंट होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर उसी को ही एथेनॉल बोलते हैं हम लोग, है ना। एथेनॉल, वो चलो अभी फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, बिकॉज अभी एल्केन ये सब कुछ पढ़ा नहीं है। तो आयोडीन इन एथेनॉल इज़ नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एंड इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। किसके तौर पे? एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। किसको? टिंक्चर ऑफ आयोडीन को। क्लियर इतनी चीज़? ठीक। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कभी कभी बन जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, देन आपको एक न्यूमेरिकल में देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि किसी भी सोल्यूशन का परसेंटेज बाई मास, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख क्यों नहीं रहा भाई, परसेंटेज बाई, ठीक है, परसेंट या फिर मास परसेंटेज बोल दो, फिर परसेंटेज बाई मास। इस तरह से अगर किसी सोल्यूशन का तुम्हें कंसंट्रेशन निकालने के लिए अगर कभी पूछ ले तो क्या आंसर होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, मास ऑफ सल्यूट, यानी कि सल्यूट का मास ऊपर रख दो और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नीचे रखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट।
और कर देना इंटू 100, निकल आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देंगे जल्दी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन देंगे, कर देना, दुखी मत करना। ठीक, क्वेश्चन है आपका कि अगर मान लो कि एक है आपका सोल्यूशन है जहाँ पे सल्यूट है, आपका सल्यूट है 80 ग्राम्स, ठीक है, बाई मास, और जो सॉल्वेंट है वो है 240 ग्राम्स। जल्दी से आंसर बता दो इसका क्या होगा। क्या होगा, मास बाई परसेंटेज या फिर परसेंटेज बाई मास, मास बाई परसेंटेज कितना होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये भी जरा बता दो, किसी कोई डाउट तो नहीं है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है जिसमें फर्दर हम सल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। और ठीक है, कंसनट्रेटेड क्या होता है जहाँ पे सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से, और डाइल्यूट होता है जहाँ पे डाइल्यूट उसको बोलते हैं जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, और जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होता है सल्यूट से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे अब क्या आंसर होगा, मास बाई परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऊपर रखना होता है मास ऑफ सल्यूट और नीचे रखना होता है मास ऑफ, सॉरी यार मैंने ही फॉर्मूला गलत लिख दिया तुम लोगों ने तो गलत फिर निकाला ही होगा, है ना। देखते हैं ज़रा आंसर। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन होता है, ध्यान रखना, मास ऑफ सोल्यूशन होता है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन होता है। तो 80 जो है मेरे साथ मोए मोए हो गया अब, है ना। अब मैं जब तुम यहाँ पे 240 रखते, फिर तुम इस तरह से करते, फिर तुम निकालते 33.33%, तो मैं बोलता नहीं बेटा, ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ मोए मोए कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो मेरे साथ ही हो गया, खैर ठीक है, तो 80 + 240 मतलब करते तुम में से यही, मतलब यही करते, नीचे 240 ही रखते। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना नीचे सोल्यूशन का मास होता है। व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों को ऐड करके रखोगे अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिया हुआ है तो 80/320, ठीक है, और यहाँ से ऐसे काटोगे 4 और 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25%। अब आते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में। तो ये वही सोल्यूशन है, ये वही सोल्यूशन है जो मैं बोल नहीं रहा था, ये हीट्रोजेनस के अलावा भी हो सकता है कुछ, ये वही सोल्यूशन है कोलाइडल, ये वही सोल्यूशन है आपका कोलाइडल। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन वो होते हैं जहाँ पे पार्टिकल जो साइज़ होता है, जो पार्टिकल साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी कि होमोजेनस से छोटा भी नहीं, हीट्रोजेनस से बड़ा भी नहीं, यानी 1 नैनोमीटर से छोटा भी नहीं, 10 नैनोमीटर से बड़ा भी नहीं, तो उसको कोलाइडल बोलते हैं। कोलाइडल विलयन बोलते हैं इसको हिंदी में, कोलाइडल विलयन। और क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है? ऐसा टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो जो अभी हम स्कैटरिंग पढ़ रहे थे ना, स्कैटरिंग, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? कोलाइडल दिखाएंगे, कोलाइडल विलयन दिखाएंगे, और हीट्रोजेनस वाले दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि कोलाइडल और सस्पेंशन दिखाएंगे, बिकॉज हीट्रोजेनस को हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्लियर हो गया आपको कि टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सोल्यूशन दिखाएंगे, यानी लाइट को स्कैटर करेंगे। एग्जाम्पल्स अगर मैं कोट करूं तो जो मिल्क होता है ना वो कोलाइडल होता है। ध्यान रखना, कोलाइडल को हम हीट्रोजेनस के तौर पे ट्रीट करते हैं, हीट्रोजेनस मिक्सचर के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं। तो ध्यान रखना, कोलाइडल सोल्यूशन को हम हीट्रोजेनस मिक्सचर के तौर से ही ट्रीट करते हैं। मिल्क हो गया आपका, स्टार्च हो गया आपका, स्टार्च सोल्यूशन। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो आपका, मैंने आपको बायो में पढ़ाया होगा कि जो खाना स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके बाद जो स्टोर्ड फॉर्मेट होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो स्टार्च होता है। अच्छा, ह्यूमंस में स्टोर्ड फॉर्मेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ क्या होता है? तो प्लांट्स में होता है स्टार्च, ह्यूमंस में होता है ग्लाइकोजन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो वही होता है स्टार्च। अच्छा, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन का भी यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का किसी ने सुना है इसके बारे में? स्टार्च टेस्ट के लिए जब अगर इसमें हम आयोडीन डालते हैं, ठीक है, तो स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, अगर स्टार्च होगा तो, ठीक है, उसको हम स्टार्च टेस्ट के नाम से जानते हैं। चलो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, बिकॉज कभी कभी पूछ लेता है ये, ठीक है।
जो स्टार्च होता है, अगर इसमें हम आयोडीन डालेंगे तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू ब्लैक या फिर डीप ब्लू कलर में हो जाएगा, ब्लू ब्लैक या डीप ब्लू कलर कुछ भी आप बोल दो, ठीक है, डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर स्टार्च होगा तो। कोलाइडल सोल्यूशन क्लियर है सभी को? जिस तरह से सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, सॉल्यूट वो था जो कम मात्रा में था, सॉल्वेंट वो था जो ज़्यादा मात्रा में था, सॉल्यूट वो था जिसको डिसॉल्व किया जा रहा था, सॉल्वेंट वो था जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा था, क्लियर था? वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशंस में सल्यूट मतलब डिस्पर्स्ड फेस को आप कंपेयर कर सकते हैं सल्यूट से, डिस्पर्सिंग मीडियम को कंपेयर कर सकते हैं सॉल्वेंट से। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। कंपेयर करिए इसको सल्यूट से, कंपेयर करिए इसको सॉल्वेंट से, और इसका कुछ नाम निकल के आता है, वो नाम और एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। पिछले बैच मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ क्वेश्चन आ गए इक्का दुक्का, तो हम इसको पढ़ना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है? पढ़ें अभी। तो अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है, ठीक है, डिस्पर्सिंग, देखो वो तो तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा है, मुझे वो बताने की क्या ज़रूरत है, वो तो आप देख ही सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, लेकिन याद कैसे रहेगा, ये मुद्दे की बात है। एक चीज़ को तुम देखो, अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है तो सोल ही बन रहा है, सोल ही बन रहा है। अंतर कहाँ आ रहा है? अगर डिस्पर्सिंग मीडियम भी, इसको डिस्पर्जन मीडियम या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम बोल देते हैं, तो अगर वो भी सॉलिड है तो सॉलिड सोल बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो, ये फॉर्म नहीं है, फोम है, ये फोम, ये भी फोम है, ये भी फोम है। फोम कब बन रहा है? जब डिस्पर्स्ड फेस गैस होगा तो फोम ही बनेगा। अगर डिस्पर्सिंग मीडियम भी डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो गया तो सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। ये दोनों याद हो गए होंगे आपको, ठीक है? ये याद करना पड़ेगा आपको। डिस्पर्स फेस अगर सॉलिड है तो वो सोल बनेगा, एस से सॉलिड, एस से सोल। डिस्पर्स फेस अगर गैस है तो वो फोम बन जाएगा, ठीक? अगर अगर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो आपका एरोसोल बनेगा, एरोसोल। अब लिक्विड एरोसोल इसलिए बन रहा होगा क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड होगा इसलिए, तो ये भी आपका याद हो गया, एरोसोल वाला भी। इतनी आसानी से तो वो याद नहीं होगा, ठीक है? जितना आसानी से तुम्हें लग रहा होगा याद हो गया, मैं बता दूं आपको, ठीक है? रियलिटी यही है। अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछ लूँगा, आपको याद नहीं आएगा, फिर खुद से रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, याद नहीं आएगा। इसको बार बार आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इट इज़ रियलिटी, ठीक है? अगर दोनों ही लिक्विड लिक्विड हैं तो वो इमल्शन हो जाएगा, और एक डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम जो है सॉलिड है, तो वो आपका जेल कहलाएगा। एग्जाम्पल्स आपको इसके पता होने चाहिए, जैसे कि जो हमारे एलॉय होते हैं वो हमें क्या होते हैं? सॉलिड सॉलिड सोल होते हैं, ठीक है? जो इंक होती है वो सॉलिड लिक्विड हमारी एक तरह का एक कॉलॉइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जेली होती है, जेली होती है, कर्ड होता है, बटर होता है, तो क्या होते हैं? वो एक तरह के जेल हैं, जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, लिक्विड है वो पानी है, और डिस्पर्सिंग मीडियम की अगर बात करें सॉलिड में, वो डिस्पर्स्ड है, सॉलिड में डिस्पर्स्ड है वो, ठीक है? तो कर्ड हो गया, दही हो गया, ठीक है? दही में सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है, लिक्विड पार्ट कम होता है, ठीक है? मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क में अगर हम बात करें लिक्विड इन लिक्विड, एक तरह का मिल्क हमारा इमल्शन है। क्रीम जो होती है इमल्शन होती है आपकी। क्लाउड जो होते हैं वो आपके लिक्विड एरोसोल होते हैं, ठीक है? शेविंग क्रीम आपकी एक तरह की फोम होती है जहाँ पे गैस डिस्पर्स्ड है, किसमें? लिक्विड में। तो एग्जाम्पल्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है? अभी आते हैं हमारे आखिरी कॉम्पोनेंट पे, आज का लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कि हम मिक्सचर के डिफरेंट कॉम्पोनेंट को अलग अलग कैसे करते हैं। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे और कैसे उसको अलग करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक?
सर आज शेड्यूल नहीं लगाया, क्लास का रह गई। सूरज भारद्वाज, हाँ यार आज क्लास का शेड्यूल नहीं लगा था। कोई नहीं, वो गलती हो गई यार, ठीक है, कल से लग जाया करेगा। एक्चुअली कल क्या ना, कल क्लास होनी थी तो प्राइवेट कर दिया था, फिर याद ही नहीं रहा कि पब्लिक करने का। आगे बढ़े अभी। एक तो सांस लेने में पता नहीं क्या नाक में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। डाई फ्रॉम इंक, तो डाई फ्रॉम इंक पे आते हैं कि भाई इंक से डाई को अलग कैसे करते हैं। इंक क्या होती है, तो इंक होती है जिसमें पानी होता है और बहुत सारे कलर्स होते हैं। पानी में बहुत सारे कलर्स यानी कि डाई होती है, जो बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, उसको हम डाई बोलते हैं। डाई कलर होता है, ऐसे समझ लो। तो डाई को यानी कलर को अगर पानी से अलग करना है, क्या करेंगे, सिंपल धूप में रख दो यार, गरम कर दो, इवेपोरेशन हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, डाई मिल जाएगी। अब क्योंकि डाई में बहुत सारे कलर्स होते हैं तो उन कलर्स को आप कैसे अलग करोगे, उसके लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज़ कर लो। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है ना, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। तो बहुत सारे अगर आपको कलर्स अलग करने हैं डाई से, अब डाई तो मिल गई इंक से। इंक क्या होता है, इंक इज़ डाई प्लस वाटर, ठीक है। तो इवापोरेशन यूज़ किया, वाटर गया, डाई बची। अब डाई में डिफरेंट कलर्स के लिए क्रोमैटोग्राफी। क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो ये तो यार आपने घर में देखा भी होगा, ठीक है, दादी को, मम्मी को, किसी न किसी को देखा हो किस तरह से वो चर्न करती हैं। चर्न करती है नहीं, मथनी होती है, इस तरह से मथनी होती है, और इसमें है ना बड़ा सा इसमें वो होता है आपका मट्ठा होता है, मतलब जो भी होता है वो क्या बोलते हैं उसको, कर्ड मिल्क, ठीक है। तो उसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं तो क्या होता है, क्रीम निकल आती है, और वो जो मट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं, बटर मिल्क, ठीक है। तो वो निकल आता है अलग। तो कैसे हो पाता है ये, क्रीम कैसे अलग निकलती है, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं इसको, अपकेंद्रीकरण बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब अपकेंद्रीकरण कुछ बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये एक तरह का सबलाइम कंपाउंड है। सबलाइम कंपाउंड है, सबलाइम क्या कंपाउंड होते हैं, सबलाइम कंपाउंड वो होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कैम्फर है, कपूर है, ये भी क्या करता है, इसमें भी कैपेबिलिटीज़ हैं कि डायरेक्टली ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये जो होते हैं जितने भी हमारे, जहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेंगे जहाँ पे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होगा, वहाँ पे जैसे कि हाँ एक एंथ्रासीन होता है, ठीक है, एंथ्रासीन होता है आपका, नैप्थलीन होता है, ये सब सबलाइम होते हैं यानी कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो इनके लिए हम सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे। याद है आपको सब्लिमेशन, ऊर्ध्वा पतन जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस मेथड का यूज़ करेंगे। अब आते हैं दो मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करना है। दो इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है कि जो दो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, जैसे कि तेल और पानी, वाटर एंड ऑयल, तेल और पानी। एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। तेल और पानी क्या यूज़ करेंगे, बहुत आसान है, सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर लो। सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर लो, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये फनल है, ठीक है, फनल में जैसे तुमने तेल और पानी के मिक्सचर को डाल दिया तो डेंसिटी डिफरेंस होगा। ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऊपर फ्लोट करेगा ऑयल, और नीचे होगा पानी, नीचे होगा पानी, ऊपर होगा ऑयल। यहाँ पे आपका लगा होगा वो, मतलब जो भी स्टॉप कॉक होगा, खोलो इसको, पानी बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। जैसे ही पानी की ये लेयर, मतलब पानी पूरा बह जाए, उसको रोक दो तुरंत। जैसे ही ये तेल आए उसको रोक दो तुरंत, तेल अलग पानी अलग, खत्म, बात खत्म, सेपरेटिंग फनल। अब आते हैं दो मिसिबल लिक्विड्स पे। दो मिसिबल लिक्विड्स पे, दो आपस में जो घुल जाते हैं, तुम क्लियरली बता नहीं सकते हो कि भाई अलग अलग सेपरेटिंग फनल से नहीं उनको निकाल सकते हो। जब दो मिसिबल लिक्विड होंगे ना, तो हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, लेस देन 25 केल्विन है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन है, 25 केल्विन से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम यूज़ कर लो आसवन का, डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन में होता क्या है ना, डिस्टिलेशन में होता ये है कि जैसे मान लो तुमने इस बीकर में मिक्सचर को रख दिया,
नीचे से तुमने हीट किया इसको, नीचे से क्या किया, हीट्स की सप्लाई करी। यहाँ पे तुमने एक तरह से ऐसे कनेक्ट करवा रखा है, ठीक है, एक मान लो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर को कनेक्ट करवा रखा है, तुमने हीट किया। अब क्योंकि इनके बीच में बीपी का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, एक जल्दी से वेपराइज हो जाएगा और एक देर से वेपराइज हो जाएगा। तो एक जो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा वो यहाँ से इसको वेपराइज करके यहाँ से निकाल लो, ये अलग वो अलग। लेकिन पता चला कि भाई हीट किए दोनों ही वेपराइज हो गए। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना, वो भी उसका भी सेम बॉइलिंग पॉइंट है। मान लो किसी का बॉइलिंग पॉइंट है मान लो कि 80 डिग्री सेल्सियस, किसी का 90 डिग्री सेल्सियस, 10 मतलब का ही अंतर है डिग्री सेल्सियस का, अगर हम देखें तो। बात यहाँ वैसे खैर केल्विन की हो रही है, ठीक है। तो अगर बहुत कम डिफरेंस होगा, बहुत कम डिफरेंस है आपका, उस केस में आप ऐसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही वेपराइज हो जाएंगे। तब वहाँ पे आप यूज़ करते हैं आंशिक आसवन का, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, आंशिक आसवन बोलते हैं इसको, जहाँ पे 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूँ तो आंसर होगा क्या? आंसर होगा एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर, बिकॉज आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, एसीटोन और वाटर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर मैं कोट करूँ एग्जाम्पल, एयर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका एयर, यही बार बार आपसे पूछता है, ठीक, क्लियर। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, वो होता है जहां मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट, जहां पे आपको नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, एग्जाम्पल से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिजिकल चेंज क्या होता है? ये रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल का मतलब है इसको हम फिर से पलट सकते हैं, बट केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, वो लौट के वापस नहीं आ सकता है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में। एग्जाम्पल जैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेल्टिंग हो रही है, बर्फ़ है ये, ठीक है, मतलब आइसक्रीम है, तो ये मेल्ट हो गई, मेल्ट हो गई। क्या कोई केमिकल चेंज हुआ क्या? इसमें नहीं हुआ। H2O उसमें भी था, H2O इसमें भी है। इसको क्या फिर से मैं बर्फ़ बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। चॉपिंग कर दिया मैंने, चॉपिंग, इस लकड़ी के टुकड़े को काट दिया, फिर से जोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ? नहीं। कोई चीज़ मैंने पिघला दी, ये तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, कोई चीज़ मैंने उबाल दी, फिर से इसको मैं बैक टू वापस ला सकता हूँ। लेकिन कंबशन, लकड़ी को मैंने जला दिया, राख बन गई, क्या राख से लकड़ी फिर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। रॉटिंग, सड़ गया, कोई फल सड़ गया, उसको क्या मैं फिर से अच्छा बना सकता हूँ? अभी तक तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं आई है, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल दूध है, जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया है, तो ये किस तरह का प्रोसेस होगा ज़रा बताइए, केमिकल या फिजिकल? क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है क्या? स्टेट ऑफ मैटर नहीं, वही है, लिक्विड ही है, ऑलमोस्ट लिक्विड ही है। तो फिर क्या चेंज हुआ है? एक्चुअल में हुआ क्या है कि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने काम किया है मिल्क पे, और वो कर्ड बना दिया है, जिसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ये आपका एकदम मीठे से, हल्का मीठे से ही क्या हो गया, खट्टा हो गया एकदम। क्या आप उसको फिर से मिल्क बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया उसमें। बहुत कम मात्रा में एसिड था, बहुत ज़्यादा एसिड है इसमें। कौन सा एसिड है ज़रा बताइए? कर्ड में, हम देख चुके हैं इसको बायोलॉजी में, ठीक है। आई थिंक देखा है भी कि नहीं देखा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में तो देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो कर्ड में होता है हमारा लैक्टिक एसिड, तो ये एक केमिकल चेंज होगा आपका। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बर्निंग ऑफ कैंडल, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, यानी कि जो मोमबत्ती को जलाने की प्रक्रिया होती है, वो किस तरह का आपका प्रोसेस होता है? फिजिकल होता है या फिर केमिकल होता है, जरा बताओ। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये क्या है? वो धागा है, ठीक है, मोमबत्ती वाला, बताओ जल्दी से। लैक्टिक होता है, सबका सही है। पीका पीका, लूशियस, केशव महाजन, अच्छा मुझे लगा केशव महाराज नाम है आपका। फिजिकल एंड केमिकल बोथ, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें दोनों होते हैं आपके, फिजिकल भी होता है, भौतिक भी होता है, और रासायनिक भी होता है, दैट इज केमिकल भी होता है। रीज़न,
ये है आपका वैक्स, ये है आपका थ्रेड। वैक्स मेल्ट होगी, क्या कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है? नहीं। क्या हम उसको वैक्स से फिर मोमबत्ती बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल फिर से कैंडल बना सकते हैं। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ वैक्स होगा जो इस धागे से क्या होगा, ऊपर पहुंच गया होगा थ्रू द कैपिलरी एक्शन। वो हीट की डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में होगा, इतना ज़्यादा हीट हुआ होगा कि वो वेपराइज हो गया होगा वो, और थ्रेड जला, यहाँ पे थ्रेड जला, और जो थोड़ा सा पार्ट ऑफ जो वैक्स है वो वेपराइज हो गया, जिसकी वजह से उसको वापस कैंडल, वापस मोम नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज भी होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बना लिया, पानी से को गैस में उड़ा दिया, फिजिकल चेंज है। क्यों? H2O ही है ना, आइस में भी, वाटर में भी और वेपर में भी, बस आप फिजिकल स्टेट चेंज किए हैं। आप पानी से फिर बर्फ़ बना सकते हैं, आप वेपर से फिर पानी बना सकते हैं, पानी से फिर बर्फ़, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, ये है हमारी समरी लेक्चर की। समराइज़ कर लेते हैं और इसके बाद थोड़े जो क्वेश्चंस आए वो हम कर लेते हैं, फिर आपका जो बाकी के हो जाएंगे वो होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, सेंसस क्विज अपलोड प्लीज़ ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, शुभी रेधु जी अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, क्या सेंसस की ना। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस, हाँ ठीक है। तो हमने पढ़ा मैटर। मैटर क्या होता है, हम रिवाइज कर रहे हैं लेक्चर को। मैटर क्या होता है, ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ। तो मैटर क्या होता है, जो कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती है, स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है, उसको मैटर बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, आपकी बुक्स हो गई, आपका हाथ हो गया, आप खुद हो गए, आप आपने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है। एयर हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल ये बलून है, बलून में अगर एयर मैटर, मान लो एयर स्पेस, तो अगर तुम्हारा लॉजिक ये कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, तो बलून फिर फूलता क्यों? अगर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है तो बलून फूलता क्यों है? तो इसका मतलब एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। बट हमारी थिंकिंग हो या हमारे ड्रीम्स हो गई है ना, हम काफ़ी सारे सपने देखते हैं रात में, तो क्या वो हमारे सपने जो होते हैं, क्या वो मैटर ऑक्यूपाई करते हैं? नहीं। ठीक है, तो वो मैटर नहीं होंगे, सिंपल। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में इनको डिवाइड करते हैं। प्योर क्या होता है, एक ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ है। मिक्सचर एक तरह के एलिमेंट से नहीं बना हुआ है। ठीक है, एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से बना हुआ है और इसका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। प्योर दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट एक तरह के, मतलब इसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं करते हैं, एक ही तरह के एलिमेंट से बना होगा। कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी, ये क्या है, फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, बट इसको ब्रोक किया जा सकता है बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। फिजिकल प्रोसेस से नहीं, फिजिकल से होता तो मिक्सचर की कैटेगरी में होता। ठीक है, वो एक उसका इरफान खान का डायलॉग था ना चलो यहाँ पे नहीं मारते हैं वो डायलॉग। तो कंपाउंड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ये उससे वो सेपरेट होता फिजिकल प्रोसेस से, तो मिक्सचर की कैटेगरी में पड़ा होता। कंपाउंड क्या है, इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं, मतलब फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। एग्जांपल वाटर हो गया, मेथेन हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। जैसे सॉल्ट है तो NaCl है, अब NaCl को नहीं ऐसे पकड़ा, Na को अलग कर दिया, Cl को अलग कर दिया। शुगर में C12H22O11 है, इसका ऐसा नहीं कि कार्बन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को तुरंत अलग कर दिया, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस लगेगा। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं आपके, जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हेट्रोजेनस होते हैं। जरा बताओ होमोजेनस और हेट्रोजेनस में कौन टिंडल इफेक्ट दिखाएगा? जरा बताओ, कौन स्टेबल होता है, कौन अनस्टेबल होता है, बताओ जल्दी से, देन हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें इसमें, ये जो होता है वो स्टेबल होता है, नो टिंडल इफेक्ट, नो टिंडल इफेक्ट। एंड ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल, ये सब। ठीक है, और यहाँ पे सैंड हो जाएगी, सॉल्ट, सैंड एंड सॉल्ट, मतलब दोनों का मिक्सचर, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है ये। ठीक है, सैंड और सॉल्ट अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। सैंड जो है अलग, जो सॉयल हो गए, सैंड एंड सॉल्ट, सॉयल जो है अलग से सॉयल, वो हीट्रोजेनस होगा, लेकिन सॉल्ट अलग से हीट्रोजेनस नहीं होगा, ध्यान रखना। शुगर हो गया, शुगर एंड सॉल्ट, दोनों को, शुगर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है। शुगर अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है, लेकिन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हीट्रोजेनस मिक्सचर होगा, बिकॉज हम इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। वाटर इन ऑयल फिजिकल प्रोसेस से अलग कर लेते हैं ना, सेपरेटिंग फनल से। क्वेश्चन कर लेते हैं अभी,
क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर होमोजेनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर। अब किसी कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज़ आज प्राइवेट मत करना। चलो ठीक है, आधे घंटे के बाद नहीं, आज 1 घंटे के बाद प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है। सिट स्ट्रेट एंड टेक अ ब्रेथ। थैंक यू ओरिजिनल गोंसा मांझा जी फॉर रिमाइंडिंग। डियर सर प्लीज़ कंप्लीट द केमिस्ट्री दिस वीक, मंडे को एग्ज़ाम है। किस चीज़ का एग्ज़ाम है दिनेश? सर आप भी कैंडल के नीचे पढ़े हैं ना? हाँ यार, कैंडल के नीचे हाँ पढ़े हैं। लालटेन पहले होता था, पढ़े हो कोई? लालटेन में इस तरह से कांच का होता था, एक बार फूट गया था। पता है कैसे फूटा था? ये कोल्ड ड्रिंक लाए थे, और कोल्ड ड्रिंक जो है कोल्ड ड्रिंक क्या था, हिलाते हुए आराम से लाए थे, मतलब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हिलाते हुए लाए थे। ठीक है, तो उसको जब खोला ना ढक्कन, तो वो क्या हो गया कि एकदम से निकल गया वो कोल्ड ड्रिंक, और एकदम से इसे पड़ कर एकदम टूट गया वो। और फिर इसके बाद पहले तो लालटेन का यूज़ करते थे, जिसमें वो नहीं तेल एल डालते थे, यहाँ से मिट्टी का तेल डालते थे। अब तो मिट्टी का तेल मिलता भी नहीं है। फिर वो यूज़ करते थे, एक एलसीडी आती थी इस तरह का, वो होता था कवर, ठीक है, और यहाँ पे एलसीडी लगी होती थी, है ना, जिसको चार्ज करना होता था। फिर हम आए सूर्या बल्ब में 9 रुपए वाला। उसके बाद अब मेरे पास फिर हुई क्या, एलसीडी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे यार उसको, CFL, है ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। हाँ, उसके बाद जो है अभी मेरे पास अपने पैसों की मेरे पास LED है, ट्यूबलाइट है। तुम्हारे पास क्या है? वाटर होमोजेनियस मिक्सचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनियस मिक्सचर, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजातीय मिश्रण है? तो होमोजेनस है। कोलॉइड हीट्रोजेनस कोलॉइड को बोलते हैं, ठीक है। कोलॉइड जो होता है वो हीट्रोजेनस होता है। सोल्यूशन सॉल्ट वाटर, और जो ब्रास होता है वो आपका होमोजेनस होता है, ठीक है। ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक। कोलॉइड मैंने आपको बताया था, इसको हीट्रोजेनस ट्रीट करना है आपने, है ना। ब्रास नो डाउट ये एलॉय है, तो होमोजेनस ही होगा, है ना, इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन मिल्क तो हमारा कोलॉइड है ना, और कोलॉइड तो खुद कोलॉइड है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट वाटर क्या होगा? सॉल्ट वाटर आपका होमोजेनस ही होगा। सस्पेंशन, नाम ही सस्पेंशन है। सस्पेंशन किसको बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं हीट्रोजेनस को। अगला है सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मिक्सचर। कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है रिगार्डिंग मिक्सचर? कोलॉइड्स आर हीट्रोजेनस, देखो, कोलॉइड्स आर हीट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज। The major component of solution is called the solvent. The minor component of a solution is called a solute. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. अब तुम ध्यान से देखो, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर B सही है तो C भी सही होगा, क्योंकि मेजर कंपोनेंट मैंने यही बताया था, सॉल्वेंट जिसमें डिजोल्व किया था, सोल्यूट जिसको डिजोल्व किया जाता है। सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन यही तो होता है होमोजेनस मिक्सचर, दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस का। तो गलत ये है। सर गलत क्यों है? ये तो हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन पार्टिकल साइज लार्ज नहीं होता है, स्मॉल ही होता है, 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। तभी तो हीट्रोजेनस नहीं होता है। मतलब हीट्रोजेनस होता है, लेकिन हीट्रोजेनस ना बोल देते। कोलॉइड क्यों अलग से कैटेगरी बनाई? क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा होता है, लेकिन क्योंकि लाइट को स्कैटर करता है तो होता है हीट्रोजेनस मिक्सचर ही, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपाउंड, तो नॉट करेक्ट पूछा था, पहला हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में कौन सा सही नहीं? कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड्स हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ले भैया, सिमिलर बट कंट्रास्टिंग ऑप्शन, निट्टो लगा दो सीधे। कंपाउंड्स है वो वेरिएबल, यहाँ लिखा हुआ फिक्स्ड है, यहाँ लिखा हुआ वेरिएबल है। और एक्चुअली जो फिक्स होता है इसका, मैं बताया था ना आपको कि H2O तुम कहीं का नाले का पानी का ले लो या फिर RO कहीं का भी ले लो, H2O ही रहेगा, HO2 नहीं हो जाएगा, 1.5। अच्छा, किसी को पता है 1.5 के लिए हम रूट वर्ड सिस्क्यू को यूज़ करते हैं? सिस्क्यू किसी ने पढ़ा है? 11th-12th में JEE के लिए पढ़ा होगा ना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम, इसमें से कौन सा फोम का एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है। स्पॉन्ज है, बटर है, चीज़ है, फिर मिस्ट है। फोम, फोम फोम फोम, ध्यान से देखिए फोम क्या होता है।
फोम हमारा यहाँ पे है, फोम ये है, फोम ये है, फोम ये है, फोम ये, यानी कि फोम में डिस्पर्स फेस गैस होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम है तो सॉलिड हो सकता है तो लिक्विड हो सकता है। अब जो यहाँ पे मिस्ट लिखा है, चीज़ लिखा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है एग्जाम्पल में, देखो मिस्ट तो फॉर्म नहीं होगा किसी भी हालत में, मिस्ट वही जो कुआसा होता है, कुआसा में क्या होता है, लिक्विड होता है और एक तरह से गैस होता है, ठीक है। तो सॉरी, सॉलिड जो होता है डिस्पर्स्ड होता है, डिस्पर्स फेस होता है और उसमें होता है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई में वो आपका वाटर होता है, तो सॉलिड और लिक्विड होता है तो वो सोल हो जाएगा, ठीक है, फोम नहीं होगा मिस्ट आपका। देन अगर हम बात करें बटर और जो चीज़ होते हैं, बटर और चीज़ अगर आपको याद हो तो ये आपके किस में आ जाएंगे, बटर एंड चीज़, तो ये आपके क्रीम यानी कि एक तरह के इमल्शन होंगे आपके, ठीक है। या फिर आप इसको जेल की कैटेगरी में रख सकते हैं, कर्ड जो होता है हमारा दही, क्योंकि इसमें लिक्विड होता है डिस्पर्स फेस और सॉलिड होता है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम। सही आंसर यहाँ पे होगा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में क्या है, ये फोम है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो जो डिस्पर्स्ड फेस है वो गैस है स्पॉन्ज, और किस में डिस्पर्ज है, क्योंकि स्पॉन्ज क्या होता है, पूरा सॉलिड होता है, बीच बीच में जो होल्स है उसमें गैस भरी हुई है कम मात्रा में, तो डिस्पर्स फेस हो जाएगा गैस, डिस्पर्सिंग जो मीडियम हो जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा, तो एक तरह का सॉलिड फॉर्म हो जाएगा वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर, मिल्क। तो मिल्क आपका सोल्यूबल होता है यार वाटर में, है ना, आपको क्या पता चल पाता है, तभी तो दूध ही आपका मिक्स कर देता है, सॉल्ट भी घुली जाता है, शुगर भी घुली जाती है, चॉक पाउडर नहीं घुलता, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के लेके यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। तो सस्पेंशन इज अ हीट्रोजेनस मिक्सचर, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वो आपका सोल्यूशन होता है, हाँ जो स्माइली बॉल होती है, बिल्कुल। होमोजेनस जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई द नेकेड आई, बिल्कुल, क्योंकि 10 नैनोमीटर से उनका पार्टिकल साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, इमल्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, अब इमल्शन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड वाला इमल्शन वही तो होता है, ध्यान से देख लो यहाँ पे, इमल्शन कहाँ गया आपका, इमल्शन लिक्विड लिक्विड वाला होता है जिसमें मिल्क और क्रीम आपके एग्जाम्पल होते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल्क, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, तो आपका इमल्शन हो जाएगा आपका मिल्क। अगला है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्लाउड क्या है, क्लाउड हमारे एरोसोल है, क्लाउड क्या है, क्लाउड हमारे एरोसोल हैं, लिक्विड एरोसोल हैं, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड है और गैस है, लिक्विड और गैस है, तो वो हमारे जो लिक्विड एरोसोल की कैटेगरी में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज़ इन मिल्क, मिल्क में इम्प्योरिटीज़ को हमें अलग करना है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोटोमी या फिर ऑटोक्लेव, ये सब तो कुछ होते नहीं है, इम्प्योरिटीज़ इन मिल्क को अलग करना है, तो ये हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एक अलग तरह का हमारा वो होता है, स्टेप होता है। सर RPFSI के लिए 2 पॉइंट, हाँ जी दिनेश कुमार जी, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चंस को मैच करके, बाकी मुझे तो लगता है सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे इम्प्योरिटीज़ इन मिल्क। और जरा बताइए, मिल्क को अगर मिल्क से अगर हमें क्रीम बनानी है, मिल्क से अगर हमें क्रीम को अलग करना है तो किसका हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, क्रोमेटोग्राफी अलग था, क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर रहे थे डाई के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं ड्रग्स को अलग करने के लिए, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, इसको भी नोट कर लेना, वैसे नोट्स में आपको एडेड मिलेगा ये चीज़, ठीक है, कि ड्रग्स जो है अब उसको अलग करना है ब्लड से, तो भी हम यूज़ करेंगे। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, शुभजीत नस्कर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेज आर सेपरेटेड यूजिंग द टेक्निक ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब जो कलर्ड सब्सटेंसेस नहीं, कलर्ड सब्सटेंसेस के लिए तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सब्सटेंसेस विद मैनी इलेक्ट्रॉन, हर सब्सटेंस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, किसी में ऐसा नहीं कि कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोर सब्सटेंस या फिर सब्सटेंस दैट आर स्टीम वॉलेटाइल, तो जो जिनमें टेम्परेचर का डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, वही तो पढ़े थे डिस्टिलेशन में, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, यानी कोई किसी का वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, किसी का कम होगा। तो अगर 25 केल्विन से ज़्यादा डिफरेंस है बीपी में तो डिस्टिलेशन कम है तो FD, ठीक है, आंसवन या तो नहीं तो आंशिक आसवन। डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ कर रहे थे, एसीटोन एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए। FD कहाँ यूज़ कर रहे थे, एयर को सेपरेट करने के लिए, एयर के मिक्सचर्स को। लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का, ठीक है, आगे क्या आप होमवर्क करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ सोल्यूशन एंड द सल्यूट कंसर्न, बताइए। पंपा मंडल D, नीतू सिंह D, पुष्पेंद्र केशरवानी D, केजिया खान D, फौजी साहब सर प्लीज़ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का भी क्लास लीजिए, 2 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है। कितनी क्लासेस लें आप खुद ही बताओ हैं।
दो तो वही हो जाती हैं, ठीक है, एक ही हो जाती है। बाकी अभी समझ लो कि आज टोटल 5 क्या 6 क्लास ली हैं ऐसा कुछ, ठीक है। अब तुम्हें पता है हम क्लास लेने की हालत में होंगे अभी। नॉट ट्रू अबाउट अ सोल्यूशन एंड दी सल्यूट कंसेंट, द पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो पार्टिकल्स जो होते हैं सल्यूट के, वो स्कैटर किसकी बात हो रही? सोल्यूशन की। सोल्यूशन का मतलब है होमोजेनस, ठीक है, होमोजेनस। तो क्या स्कैटर करते हैं? नहीं करते हैं। सही तो लिखा हुआ, नॉट करेक्ट पूछा है। सोल्यूशन मतलब सर होमोजेनस, पार्टिकल साइज छोटा। कर रहे थे टिंडल इफेक्ट, दिखा रहे थे? नहीं दिखा रहे थे। द पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम, ना 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 ना, ये गलत है। होमोजेनस स्टेबल होता है। हैं, सिंपल रिकॉल करो, कोल्ड ड्रिंक लाते हो रख देते हो तो क्या कोई चीज़ सेटल डाउन करती है नीचे? ना। द पार्टिकल ऑफ सल्यूट कैन नॉट बी सीन थ्रू अनएडेड आइज, बिल्कुल बात सही, क्योंकि 1 नैनोमीटर से छोटा साइज होता है। होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, खत्म, ठीक है। बाकी क्या क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन है आपके खुद से होमवर्क के लिए करना है, ठीक है, ये आप करेंगे। PDF आपकी अपलोड हो जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। बाकी ये वेबसाइट है, एप्लीकेशन परमार एकेडमी एप्लीकेशन है, जिन लोगों को कोर्स वगैरह में एनरोल करना है। ये क्वेरी नंबर है, व्हाट्सएप कर